अस्सलाम नाजरीन। सारे डीलर फड़े जान के आहिस्ता आहिस्ता हर किसी पे छापे पड़ रहे हैं। पहले बहरिया टाउन की बारी थी, उनको तो इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ के रख दिया। 6 प्रॉपर्टियां ऑक्शन ऑफ की, 3 की तो बिड ही नहीं आई। और ये भी वैसे क्लासिक टैक्टिक होता है, वो समझाता हूँ कि जो रिज़र्व प्राइस होती है उस पर आप मिली भगत से माफिया से बिड नहीं करवाते ताकि रिज़र्व प्राइस गिरा के फिर चीज़ होए। ये काम ना जब हम 20 साल 21 साल तब से कर रहे थे, तो ये तो हमें समझ आ गई थी। लेकिन 3 प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस लगी थी और उनके मार्केट वैल्यू से कई गुना सस्ती उनकी प्राइसेस लगी हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जिसकी मालियत मार्केट वैल्यू 2 अरब थी, उसकी आप समझ लें कि एक मामूली सी अमाउंट, एक चौथ कीमत की वैल्यू लगी थी। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम हमारे मुंह से अक्सर निकलता रहता है, कंट्रोवर्सी भी होती रहती है, उनके चैनल हमें बैन कर देते हैं, हमें फिर फ़ोन शोन भी आते हैं। उनके डायरेक्टर चौधरी नईम एजाज, जो मेंबर पार्लियामेंट है नून लीग के पीपीपी 10 से, उनके घर पे एक मेजर रेड हुआ सीसीडी का, जहाँ पे सीसीडी ने अरेस्ट किए उनकी सोसाइटी से 6 क्रिमिनल अलॉन्ग विद वेपन। अरेस्ट वाले लोग इन्वॉल्व थे थेफ्ट और रॉबरी के केसेस में, और रिफ्यूज लिया हुआ था सिक्योरिटी गार्ड इस पावरफुल एमपी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में। सब फड़े जाएंगे। जो पहले सहूलतकार थे सरकारों के, इस्टेब्लिशमेंट के, जब दिल चाहते हैं उनसे वेर जाते हैं। तो सबक क्या था दोस्तों कल की वीडियो का, कि गलत काम मत किया करो। हम आपको कब से बताते कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक धोखा है, वो बहरिया टाउन का एक अगलियर वर्जन है। एस्थेटिक सेंस बहुत बुरी है उनकी, तो उनकी सोसाइटी में ये हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि सीसीडी ने कोई परवाह नहीं की कि वो बंदा नून लीग का है या नहीं है। सीसीडी क्लियरली एक मैंडेट पे है कि आपने लोगों को तुनना है, और तुनने से नून लीग को लगता है कि उनका इमेज बेहतर हो जाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर मैं अपीयर टू डू जस्टिस, यानी कि एक तासुर ये बने कि जस्टिस हर जगह हो रही है, चाहे वो टिकटॉकर पुलिस वाले हों जो लिटरली खुली पंचायतें कर रहे होते हैं, बैठे से कोई पर्पज़ नहीं होता, जो बाय द वे लीगल नहीं होती, लाइक आपको कोर्ट के थ्रू चीज़ें करनी होती हैं, फायदे दर्ज होती, वो भाई बैठ के जज जूरी एग्जीक्यूशनर बने होते हैं। और या ये सीसीडी हो जो बंदे फड़काए, या फिर क्या कहते हैं लोगों पे जाकर रेड मारे। फिर ऐसे मुल्क में कारोबार तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दिए बहरिया टाउन की, जो उन्होंने ली थी कि जनाब खुदा के वास्ते ए ऑक्शन रुकवाओ, थोड़ी मेहरबानी, इस तरह मामला नहीं संभलनगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, सानू तो ऑर्डर आए ने, असी करना ही करना है। तो लिहाजा दी डाउनफॉल ऑफ बहरिया टाउन नाउ सीम्स इनएविटेबल, और इसके डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स होंगे वो हम सबको इकट्ठे, मुझे और आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सरकार इस सब में मेरे और आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर लेके आती है। पीएमएलएन लेड सरकार, जिसकी बाय द वे पीपल्स पार्टी हमायती है, सपोर्टर है, यानी कि रले ने, उन्होंने कहा है कि जनाब 24 इंस्टीट्यूशन 3 फेज़ में हम प्राइवेटाइज़ करेंगे। सबसे पहले फ़ेज़ जो विदिन 1 ईयर हमने करना है, उसके अंदर 10 इंस्टीट्यूशंस होंगे, जिसके अंदर पीआईए सेपरेट, रूजवेल्ट होटल सेपरेट जो एसेट था पीआईए का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, 3 डिस्को जिसके अंदर से इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए रिलीफ कर रही है। बस सिंध के अंदर पार्लियामेंटेरियन डिस्कस कर रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई बंदे किस तरह तुन रही है। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 3 मजीद डिस्को हम प्राइवेटाइज़ करने लगे हैं, यानी कि जो बची कुची आवाम के लिए रिलीफ थी वो भी हमने उनसे खींच के निकाल लेगी। चल गई थोड़ी मीशत। दूसरे फेज़ में जो उन्होंने कहा 1 से 3 साल में हमने करना है, उसमें 13 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है, 4 गैनकोज हैं यानी कि जनरेशन पावर कंपनीज, 6 मजीद डिस्कोज हैं जिसके अंदर लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है। तो लाहौर वालों जाग जाओ, यह दोनों लुटन लगे हैं। पहली बिजली का बिल दिया नहीं जा रहा, सलमान कह रहा है कि पैसे थोड़े पड़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा किसी और कंपनी में काम करे। वो कह रहा है किसी टिकटॉकर का वीडियोग्राफर में बन जाता, सर लाखों रुपये कमाते पे। चलो असाड़ा भी सर्कट चल जाएगा। तो लेस्को के होने के बाद मैं और सलमान दोनों किसी टिकटॉकर के लिए काम कर रहे हैं कि भाई सानू भी सिखा किए होंगे ये बिजली के बिल साढ़े को पूरे नहीं हो रही। और फेज़ 3 में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन होना है, जो 3 to 5 ईयर का प्लान है, वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे रिसर्चर्स को, अभी यहाँ पे महरोज़ और मोहम्मद बैठे हुए हैं, कि ये जो 10 और 13 कंपनी हैं इनकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएं कि क्या ये कंपनियाँ प्रॉफिटेबल हैं या नुकसानदेह हैं। सरकार उन जो चीज़ को प्राइवेटाइज़ करती है तो इस वजह से कहती है कि नुकसानदेह है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में नुकसानदेह चीज़ को प्राइवेटाइज करना तब दिया जाता है जब उसका नुकसान अवामुन्नास को पास ऑफ कर दिया जाए। मुल्क की इज्जत वैसे ही कोई नहीं थी, बची कुची मुल्क के लोग उतार देते हैं। हैदर अली हमारे क्रिकेटर हैं जो इस वक्त सस्पेंड हुए हैं फ्रॉम ऑल क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ यूके रेप इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मौसूफ बकौल पुलिस रिपोर्ट के 4 अगस्त 2025 को एक रेप में इन्वॉल्व थे,
जिसके तहत उनको अरेस्ट किया गया। फिर उन्होंने बेल अप्लाई की, बेल अप्लाई करके वो अब बाहर हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने फिर पेश होना है। हैदर अली ने इस एलिगेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। पीसीबी ने कहा कि हमने हैदर अली को अप्रोप्रिएट लीगल सपोर्ट दे दिया और हम ब्रिटिश लीगल सिस्टम और जुडिशल प्रोसीजर को पूरा रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन हैदर अली सस्पेंडेड है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होती। मैं चाहूँगा कि आप सब भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ कि इस केस में सदाकत ना हो। उसकी वजह ये है कि इस तरह का डिज़ास्टर कि आपकी एक नेशनल टीम का प्लेयर जो आपके एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिशियली बाहर जाके, वो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे, इससे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी इमेज टार्निश होते हैं। तो मैं दुआ करूँगा ये बात सच ना हो, कोई प्रॉब्लम होगी हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बात सच है तो इस बंदे को इबरत का मिसाल बनाना होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़ा देंगे एज चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि उनके टेन्योर में ये चीज़ हुई है। हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स, हमारे हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होते। भाई आप लें ज़िम्मेदारी, आपके टेन्योर में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर मैं एज चेयरमैन पीसीबी थोड़ी ना प्लेयर को कहूँगा कि तुम जाकर ये करो ना करो। सर आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ख़वातीन वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं फ़ील करती। जो कंपनी के मालिक होते हैं, ये उन पे फ़र्ज़ होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ़ फ़ील करें, उनको एजुकेट करें, उनको ग्रूम करें, उनको डांटें, उनको जज़ा दें, सज़ा दें, ताकि वो लोग सिराते मुस्तकीम पे आएँ। सो यू आर हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी पर्सन। उनके एक्शंस के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान में करप्शन स्कैंडल्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, तो इस्तीफ़े नहीं लिए जाते। यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, एक ख़ातून के साथ ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर में, जिसने आपको एशिया कप भी रिप्रेजेंट किया। तो ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या, और मैं दुआ करता हूँ ये सच ना हो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। और अगर ये सच है तो फिर इस बंदे को तो कानून तुने ही तुने, लेकिन हमारे सिस्टम को भी तुना जाए और उसके हेड्स को भी तुना जाए। यही हमारी अपील थी बहरिया वाले केस में कि आप तुने मलिक रियाज़ को, लेकिन पिछले 30 साल के जितने उसके बेनिफिशियरी थे उनको भी ना छोड़ें कहीं का। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मलिक रियाज साहब की एक प्रॉपर्टी जो ऑक्शन ऑफ हुई, वो असद चौधरी जो जर्नलिस्ट हैं डेली द नेशन के लिए, उन्होंने कहा कि वो ख़रीदी है मुसव्वर अब्बासी ने। मुसव्वर अब्बासी साहब ख़ुद एक ZAMAAR, हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये ज़मर है या ज़मार है, हमारी ये बहस भी हुई है, हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मालिक हैं इस्लामाबाद में। और इंटरेस्टिंगली इनफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आज़ाद डिजिटल और विजन पॉइंट ख़रीदते हैं। 2 मिनट ये वीडियो पॉज करें, आज़ाद डिजिटल का चैनल जाके देखिए, उनके कंटेंट देखें, वापस इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको समझ आए कि ये रेलेवेंट बात क्यों है। वैसे ये मौसूफ इमरान खान साहब के भी बड़े करीब थे। ये अक्सर हर सरकार के करीब ही होते हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात बड़ी सरकार के साथ होते हैं। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इससे आगे, बिकॉज इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में जीना है, इसी मुल्क में मरना है, और बूढ़े होकर मरना है। जल्दी मरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे दादा 94 साल की उम्र में फौत होते थे। अल्लाह मुझे लंबी ज़िंदगी, सेंचुरी पूरी करके मैंने जाना है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे, क्योंकि सॉरी आखिरी लोकल न्यूज़ कवर करेंगे, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊँ। एक इंडियन ड्रोन शूट डाउन हुआ है लाहौर के ऊपर, पुलिस के सोर्सेज के बकौल मनावा एरिया के अंदर। ड्रोन के साथ सिर्फ सर्वेलेंस कैमरास थे, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं था। ये 72 घंटे पहले कुछ झड़पों की रिपोर्टें हो रही थी अलॉन्ग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और ऑपरेशन सिंधु जो ऑन गोइंग है, जो कभी ऑपरेशन महादेव बन जाता है, अल्लाह आलम, पता नहीं वो क्या सोचते रहते हैं बैठ के बेचारे। अफसोस तो होता ही है उनको जहाज़ गिर गए, लेकिन वो इसको एक एक्टिव वॉर जोन रखना चाह रहे हैं। इंडिया ने सिक्योरिटी अलर्ट्स भी जारी किए थे, फ़्लाइट्स की डायरेक्शन भी चेंज कर दी थी, एयर स्पेस भी अपनी बंद कर दी थी। पाकिस्तान ने भी सिमिलर रिजल्ट दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर स्कर्मिश या झड़प नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग दोनों साइड पे बकौल रिपोर्ट की गई थी। इन कोई सच वकूआ इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये इंडियन ड्रोन शूट आउट हुए हैं, ये स्टोरी डेवलप हुई है, देखते हैं ऐसा क्या रिजल्ट बनता है। और एक आखिरी खबर इंटरनेशनल न्यूज़ से पहले, अगर ये भी मैं भूल गया तो फिर PTI वाले कहेंगे आप बिग गए, आप कवर नहीं करते हमारा लीडर क्या कर रहा है। सर वो भी कवर कर देते हैं।
खान साहब ने ट्वीट की 7 अगस्त 2025 को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैसिव प्रोटेस्ट इज़ अ साइन ऑफ अवेकनिंग। अगस्त 5 के प्रोटेस्ट के नेशन ने डिफाइंस दिखाई ऑपरेशन के खिलाफ। सबसे पहली चीज़ जो एक सवाल है जो मेरे ख्याल जवाब दे देना चाहिए कि 5 अगस्त को प्रोटेस्ट कितना बड़ा था। 5 अगस्त वाले दिन इतने बड़े प्रोटेस्ट के अंदर आपका भाई बूरबन से निकला था, मरी से होता हुआ इस्लामाबाद एंटर किया, अपनी फैमिली के साथ लंच किया, वहाँ से फिर रावलपिंडी गया, तो रास्ते में मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जब मैं रावलपिंडी बहरिया फ़ेज़ 8 पहुँचा अपने मामू की तरफ, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे पीटीआई ने कहा है कि आपने अपने घरों से बाहर आकर जहाँ जहाँ आप खड़े हैं आपने एहतजाज करना है। 4:45 पे कॉफ़ी टी बीन एंड लीफ कॉफ़ी शॉप है, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए कहने के लिए। मैं गया था वहाँ अपने कज़न के साथ, कहेंगे तो मैं कज़न को भी साथ ले आऊँगा। बहरिया फ़ेज़ 7 और 8 का जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे हम थे, हमने जाके कॉफ़ी ऑर्डर की है और 5 बजे से लेकर 5:30 तक हम बाहर कॉफ़ी और सिगरेट पीते रहे। मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरा कज़न नहीं पीता, रास्ता मामू ये देखें तो बेचारे को पकड़ लें, वो एक्चुअली नहीं पीता। हमें कोई मैसेज प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया। रास्ते में हमें पुलिस की नाकाबंदी भी नज़र नहीं आई। एक जगह हमें मरी एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक नज़र आया था, पुलिस ने साइड पे पार्क किया था कि अगर ज़्यादा लोग हुए तो हमने ये रोड बंद कर देनी है। उस पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, अपने मोबाइलों पे चीज़ें देखे थे, एक तो बकायदा टिकटॉक बना रहा था। ठीक, तो मैसिव प्रोटेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल टोलियों में जगह जगह प्रोटेस्ट ज़रूर हुआ था और पूरे पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन उस प्रोटेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वल्लाह आलम। पीटीआई ने बार बार क्लेम किया है, हलीमा खान साहिबा ने क्लेम किया है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी जो वक्तन फ़वक्तन हम अनवेल करेंगे। स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी 14 अगस्त को हमने फिर से ये काम करना है। अब 14 अगस्त को हम लाहौर शहर के लोग हैं, हमें पता है कि जी बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, लड़के मोटरसाइकिलों पर निकले होते हैं, पुलिस की भारी नफरी होती है वन व्हीलिंग रोकने के लिए, मतलब ये आम हो रही होती है। अरे सारे लौंडे स्पाटर निकले होते हैं शुगल मेला लगाने, जो भी एक हमारा 14 अगस्त को एक सेलिब्रेशन का तरीका होता है मुल्क की आज़ादी का। हालांकि मेरा नहीं ख्याल वो मज़हब चीज़ होती है, लेकिन ये होता है। उस दिन पीटीआई प्रोटेस्ट निकालेगी, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। इमरान खान साहब ने फिर कंपेयर किया हिस्टोरिकल डिक्टेटरशिप से कि याया खान की ऑपरेशन और आसिम मुनीर की सेम है। मेरा नहीं ख्याल सेम, मेरा ख्याल है जो ऑपरेशन 71 के अंदर हुई थी अनाउज़ुबिल्लाह वो बहुत ही खौफनाक थी। अल्लाह करम है कि अभी तक मैस रेप नहीं हो रहे और होने भी नहीं चाहिए, तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है। बट येस आई अंडरस्टैंड कि सबसे मकबूल पार्टी को उस वक्त दबाया जा रहा था, जमहूरियत का गला घोंटा गया था और वो इस वक्त हो रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी सबसे मकबूल है और जमहूरियत और उनका गला घोंटा जा रहा है और ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मेरी बेगम तैयार है, हमें सारी उम्र जेल में रहना पड़े हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कभी आसिम लॉ और उनके अल्फाज हैं मेरे नहीं, डाइकॉट्स एंड डफर्स अलायंस यानी कि डकैत और बेवकूफ़ों की ये जो समझौता है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई की लीडरशिप को उन्होंने कहा कि जनाब आप ये डर का लिबादा उतार दें, बहादुर हों, कोई भी एक बहादुर यूनाइटेड नेशन को नहीं डिफीट कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं अपोज़ करता हूँ मिलिट्री ऑपरेशन जो केपी में जो हो रहे हैं और जो उनके ही सूबे में हो रहे हैं, उन्हीं के सूबे के सहूलतकार लोग करा रहे हैं। और उनका इलेक्शंस को पीटीआई बायकॉट करेगी, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये वो इलेक्शन है बाय द वे जो उनकी सीटों पे उनको 9 मई की केसेस मुकदमों के बाद डिसीट किया गया है। तो जो की टेक अवेज़ हैं, मैसिव अगस्त हुआ है जी 5 को, मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी ये क्लेम करेगा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। पाकिस्तान अंडर आसिम लॉ वर्स दैन मार्शल लॉ, यानी कि इस वक्त आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। अगेन हम में से कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। वर्स दैन मार्शल लॉ यस, लेकिन जो एग्जांपल उन्होंने यूज़ की आई वुड नॉट यूज़ दैट एग्जांपल, मेरे ख्याल से थोड़ा कंपेरेबल नहीं है। 14 अगस्त को नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, जेल में बहुत जुल्म हो रहा है, पर्सनल सेक्रीफाइस से तैयार हूँ, पीटीआई की लीडरशिप तगड़ी हो जाए, केपी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन ना हो और बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ना हो और नेशनल डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। इनमें से कोई चीज़ नहीं होनी। मैं आपको ये बता दूँ कि खान साहब को ना इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, करेक्ट, उनकी मुलाकातें मॉनिटर की जाती हैं, कौन मिल सकता है वो डिटर्मिन किया जाता है और पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है। पार्टी में कोई यूनिटी ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट फेयरली सक्सेसफुल रहा है अपने ऑपरेशन में इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक बहुत खौफनाक चीज़ किया, उन्होंने अप्रूव कर दिया नेतन्याहू का प्लान फॉर कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ गाज़ा। इसका मतलब क्या है? गाज़ा के लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा, उनको एड रेफ्यूजी कैंप्स में फेंका जाएगा। गाज़ा के अंदर कई महीनों से आप देख रहे थे कि वो एड काट रहे थे, क्यों? लोगों को स्टाफ कर रहे थे, एक कैफियत बना रहे थे ताकि वो ये प्लान एग्जीक्यूट कर सके,
जब लोग जो भूखे हैं, जिनके पास किसी किस्म की हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं है, इतने बच्चे एट रिस्क हैं, इतनी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, इनकी डिलीवरी डेट्स हैं वो एट रिस्क हैं, उनको स्टार्व करके अब कहा जाएगा कि जनाब आप मूव करें टुवर्ड्स रेफ्यूजी कैंप्स। हिस्टोरिकली जब ये लोग रेफ्यूजी कैंप सिर्फ गए भी हैं तो तब भी इसराइल ने बमबारी की है इनके ऊपर, उनके कत्ल आम की है, इनकी शहादतें हुई हैं, लेकिन अब ये मजबूरी के तहत वहाँ पुश किए जाएंगे। फिर गाज़ा के अंदर मिलिट्री फोर्स इसराइल की दाखिल होगी, वो सब कुछ को रबल में टर्न करेगी इन द परसूट ऑफ हमास, और जो उन्होंने लोग इसराइली हॉस्टेज बनाए हुए। अनफॉर्चुनेटली इसराइल के अंदर और दुनिया में कोई कानून है नहीं इसको रोकने के लिए फ़िलहाल। इसराइल ने के सिक्योरिटी कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया, तो किया जाता है कि विद इन अ वीक मेन कैबिनेट अप्रूव करेगा, फिर ये ऑपरेशन इन इफेक्ट हो जाएगा। और कोशिश ये की जा रही है कि सितंबर के यूएन जनरल असेंबली के अजलास से पहले ये सब कुछ कार्रवाई डाल दी जाए, ताकि जिन मुल्कों ने सॉर्ट ऑफ रिकग्नाइज़ करना है पैलेस्टाइन को, वो इस कशमकश में पड़ जाए कि गाज़ा किसका है। मगर यूएन ने रिकग्नाइज़ किया जी गाज़ा फ़लस्तीन का है, लेकिन ऑक्यूपेशन वहाँ पर इसराइल की है, इसराइल को वापस कैसे आप हटाएंगे। तो एक बहुत खौफनाक मंजर बनना है। अब जाहिर है जब इस तरह रैंप अप होगा तो हमास भी नहीं रुकेगा, वो भी अपनी अकल के मुताबिक चीज़ें करेगा। और यही ख़तरा इसराइल के लोग बता रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ बता रही हैं हॉस्टेज से कि जनाब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ, जो लोग हमारे उनके कब्ज़े में, वो तो गए, उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये सारा ऑपरेशन किया ही जा रहा था हॉस्टेज को रिकवर करने के लिए, तो आप वो हल करने लगे हैं जो हॉस्टेज के लिए तो है ही नहीं। ये तो आपका अपना एजेंडा है कि आप गाज़ा को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। दुआ कीजिए इन लोगों के लिए, दुआ कर सकते हैं जी। किसी रियासत को शर्म तो आ नहीं रही। हम यहाँ पे टिकटॉक्स तो बना रहे हैं पाक आर्मी की, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमारी फ़ौज, हमारी सरकार चलो सख्त तो बोल दे यार, इतनी जुर्रत तो कर दे कि क्या है जनाब, अगर ये हरकत होती है तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मैं इसका क्या कहूँ आपको, ये बहुत एक दुखी बात है। दूसरे एंड पे अगर आपको इस मिसाल से समझा, दूसरी से समझा देते हैं। ज़ेलेंस्की के अंदर हवा भर के, उसको पैसे दे के, असला दे के अमेरिका और नेटो ने एक जंग शुरू करवाई। अब रशिया जब उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है तो अमेरिका के ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं पुतिन को मिलूँगा ज़ेलेंस्की से बात किए बगैर। और जिस बंदे और मुल्क को तुमने खुडे लाइन लगा दी है, तबाह कर दी है, निस्तो नाबूद कर दी है, उसके प्रेमी जो तुम्हारे कहने पर नाच रहा था, जो तुम्हारा पालतू था, उससे पूछे बगैर, बात किए बगैर, कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तुम पुतिन से बात करो, तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है यार पुतिन, तू अपनी बदमाशी जारी रख, अमेरिका हम अपनी बदमाशी जारी रखेंगे। अभी अमेरिका जो इंडिया के साथ कर रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन बदमाशी कर रहा है बेसिकली। भाई इंडिया क्यों ना तेल ले रशिया से, कि दुनिया नहीं लेना जा रही, बेवकूफ़ तो नहीं। हम तो कहते हैं पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, सस्ता मिल रहा है, ले लो, फ़ायदा उठा लो। तो वो बदमाशी कर रहा है। तो ये दुनिया के टोटे टोटे हो गए। अमेरिका के इलाकों में अमेरिका बदमाशी करेगा, रशिया के इलाकों में रशिया बदमाशी करेगा, चाइना के इलाकों में चाइना बदमाशी करेगा। अब मोदी साहब जो हैं उनको पाकिस्तान से भी छितर पड़ गए, अमेरिका से भी छितर पड़ गए। अब दुम दबा के एससीओ समिट के लिए सुने जा रहे हैं चाइना इज़्ज़त बचाने कि जी खुदा के वास्ते तुसी पाकिस्तान ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ बनाया हुआ, सानू भी छोटा भाई बना लो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। फ़ौरन विश्व गुरु का हाथ में आ गया। तो जो बंदे की हैसियत है उसके अंदर बढ़के मारनी चाहिए। अमेरिका ने तिबड़ी टाइट की है ना, हमें ये लोग सबक दे रहे थे। आपको याद है जब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल लंच के लिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो पूरा इंडियन मीडिया कहता है देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। पाकिस्तान और को समझना चाहिए कि अमेरिका की जो दोस्ती है वो खौफनाक होती है, अमेरिका खा जाएगा। और सर साड़ी पहली बारी नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ पहली बारी है। ਅਸੀਂ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਉਂ किया जाए, ਅਸੀਂ डॉलर ਨੂੰ क्यों प्रेफर करिए, ਅਸੀਂ अपनी करेंसी ਨੂੰ करांगे। और सर प्लीज़, आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी एक झूठ पे खड़ी हुई है कि आपके पास कोई ग्रेट आईटी सेक्टर है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका काम पाकिस्तान, वियतनाम ये सब कर सकते हैं। चुप करके उन्होंने वहाँ से उठाने हैं। सस्ती फैक्ट्रियाँ हर जगह लग सकती हैं, गरीब मुल्क बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने कुछ इनोवेट नहीं किया, बनाया नहीं। बाकी बॉलीवुड ने हवा फूंक फूंक के दिमाग ख़राब कर दिया। होना तो ये चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान रियलाइज़ करें कि उनका नेचुरल एलाय चाइना है,
जो सिर पे बैठा हुआ है, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन चूरन बेचना होता है ना लोगों को, क्या कर सकते हैं। गज़ा के लोगों के लिए दुआ कीजिए खुदा के वास्ते, बहुत खौफनाक सूरत हाल वहाँ बन रही है। अपने यहाँ ध्यान कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। मामलात मुश्किल हो रहे हैं, प्लीज़ अपने पैसों का ज़ाया मत करें, पैसे बहुत केयरफुली स्पेंड करें। मईशत बहुत बुरे हाल में और मज़ीद बुरे होते हुए नज़र आ रही है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।